हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल लीगल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 9 कर रहे थे। इसके 2 सेशन कर चुके हैं। पहले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा एनी फैक्ट विच एस्टैब्लिशेस द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, जिसके अंदर हमने डॉक आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिमोनियल आइडेंटिफिकेशन, सर्कमस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि किसी आर्टिकल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा एनीथिंग विच शोज द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, जिसमें हमने सेक्शन 50, सेक्शन 32 क्लॉज 5, सेक्शन 112 जो कंक्लूसिव प्रूफ का है और सेक्शन 4 को भी कवर किया। इसके अंदर हमने डीएनए टेस्टिंग के बारे में भी पढ़ा और देखा कि कोर्ट किस तरीके से बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करती है किसी इंडिविजुअल के प्राइवेट इंटरेस्ट और सोसाइटल इंटरेस्ट के बीच में। क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है और सिविल मैटर्स में क्या होता है। उसके बाद आज हम सेक्शन 9 में आगे चर्चा करेंगे। इसमें हम सेक्शन 9 की 3 एनालॉजीज पर चर्चा करेंगे। पहला है टाइम एंड प्लेस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट्स और रिबट्स इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय द रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। और इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। ठीक है। तो any fact which determines the time and place of a relevant or fact in issue is relevant under section 9. तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है when did a particular incident occur. एक पर्टिकुलर इंसिडेंट कब अकर हुआ है। It is determined by the surrounding evidences. टाइम कैसे डिटरमाइन करेंगे? सराउंडिंग एविडेंसेस के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ए ऑफिस जाता है डेली 10 से 5 उसका ऑफिस का टाइमिंग है। ए आज भी ऑफिस गया, 1 बजे उसने ब्रेक लिया और वो ऑफिस के बाहर गया टहलने के लिए। जब वो 2 बजे वापस आया तो उसने देखा कि उसके पास उसका मोबाइल नहीं था, मोबाइल उसका चोरी हो गया था। उसका मोबाइल चोरी होने का समय क्या है? देन इट विल बी डिटरमाइंड बाय द सराउंडिंग एविडेंसेस। उसका मोबाइल चोरी हुआ है 1 से 2 के बीच में, ऐसे में पता लगा समय क्या है। प्लेस ऑफ अ रेलिवेंट फैक्ट, प्लेस कैसे? एनी फैक्ट विच फिक्सेस द प्लेस ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इंसिडेंट और अ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। तो मतलब कि कोई भी फैक्ट जो डिटरमाइन करता है कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट इस जगह पर हुआ है, एक पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट इस जगह पर आकर हुआ है, तो वो रेलिवेंट हो जाता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ एक पार्क है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं पार्क में और अचानक से बॉल जो है वो कब्रिस्तान में चली जाती है। बच्चा बॉल को लेने के लिए जैसे ही कब्रिस्तान में जाता है वहां पर वो एक डेड बॉडी को देखता है। जब वो वहां पर डेड बॉडी को देखता है वो आकर के बताता है बड़े लोगों को, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है तो वो देखती है कि जो डेड बॉडी है वो नेकेड कंडीशन में है। डेड बॉडी के सिर्फ एक पैर में जूता है और डेड बॉडी का गला कटा हुआ है। साथ ही वहां पर एक गाड़ी के टायरों के निशान भी हैं। सॉरी। तो डेड बॉडी का गला कटा हुआ है लेकिन वहां पर ब्लड का एक भी स्टेन नहीं है। तो वहां पर ब्लड नहीं मिला तो इसका मतलब उस जगह पर मर्डर नहीं हुआ है, बल्कि मर्डर करके डेड बॉडी को वहां पर कब्रिस्तान में ला करके छोड़ा गया है। उसके बाद स्निफर डॉग्स को बुलाया जाता है और स्निफर डॉग्स पुलिस को ले जाकर के एक घर में ले जाते हैं। घर में क्लॉथ्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ब्लड स्टेन्स मिलते हैं जो कि मैच हो जाते हैं डेड बॉडी के साथ में, और डेड बॉडी के दूसरे पैर का जूता भी वहां पर मिल जाता है। तो ऑल दीज फैक्ट्स आर रेलिवेंट बिकॉज दे आर फिक्सिंग द प्लेस ऑफ हैपनिंग द फैक्ट इन इशू और अ रेलिवेंट फैक्ट। तो ये प्लेस हमारा यहाँ पर रेलिवेंट हो जाता है, मतलब कि ये सारे के सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाते हैं जो प्लेस को फिक्स कर रहे हैं कि जो मर्डर है वो उस पर्टिकुलर हाउस में हुआ है, ना कि कब्रिस्तान में हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एनालॉजी है वो है सपोर्ट्स और रिबट्स इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय रेलिवेंट फैक्ट और अ फैक्ट इन इशू। तो अगर कोई भी फैक्ट है जो सपोर्ट कर रहा है इन्फ्रेंस को, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से एक इन्फ्रेंस ड्रॉ की गई है और इन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहा है या रिबट कर रहा है। मान लीजिए ए और बी पड़ोसी हैं, एक रात ए का मर्डर हो जाता है, उसी रात बी फरार हो जाता है। तो ये जो बी का जो कंडक्ट है, एब्सकॉन्डिंग का जो कंडक्ट है, ये रेलिवेंट हो जाता है सेक्शन 8 में, और उस कंडक्ट से इन्फ्रेंस निकाली जाती है कि
बी ने ही मर्डर किया है उसका। सेक्शन 9 में वे इन्फ्रेंस वो फैक्ट इशू के लिए सजेस्ट कर रही है। अब बी जब पकड़ा जाता है वो बताता है कि देहरादून में उसकी एक फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई थी ऑल ऑफ अ सडन, इसलिए उसको जाना पड़ा। तो ये जो बी ने स्टेटमेंट दी है वो रिबट कर रही है इस इन्फ्रेंस को, जो इन्फ्रेंस निकली थी उसके एब्सकॉन्डिंग के कंडक्ट से। तो अब बी को रिबट करने के लिए प्रूव करना पड़ेगा कि देहरादून में वाकई में उसकी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में वाकई में आग लग गई थी उस रात, जिसकी वजह से उसको जाना पड़ा। नथिंग बियॉन्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। उसको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो फैक्ट्री कब बनी, उसकी टर्नओवर कितनी। बस अगर वो यही दो चीजें प्रूव कर देता है कि देहरादून में वाकई में उसकी एक फैक्ट्री है और उसमें वाकई में आग लगी है, दैट विल बी रेलेवेंट टू रिबट द इन्फ्रेंस बाय द रेलेवेंट फैक्ट और अ फैक्ट इशू। आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर। चलिए, जैसे मान लीजिए ए और बी एक ही घर में रहते हैं, एक ही हत्या हो जाती है गोली मार करके। तो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी अपॉर्चुनिटी सेक्शन 7 में किया था हम लोगों ने। तो जो डाउट है 114 के अंदर वो जाता है सीधे बी के ऊपर। अब बी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मान लीजिए बी को पैरालाइज हो गया था, वो तो उसको मार ही नहीं सकता था, या मान लीजिए बी के पास पिस्तौल मिल जाती है, तो बी पिस्तौल का बी के पास मिलना सपोर्ट कर रहा है इस इन्फ्रेंस को कि बी ने ही मर्डर किया है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एनालॉजी आती है एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। तो जो एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है वो क्या है? एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स क्या है? इट ओवरलैप विद द फैक्ट्स विच रिबट द इन्फ्रेंस। यानी कि उन फैक्ट्स के साथ ये ओवरलैप कर जाते हैं जो इन्फ्रेंस को रिबट कर रहे हैं। जैसे यहां पर हमने बताया था कि फैक्ट्री में आग लग गई, देहरादून में फैक्ट्री थी। तो एक्सप्लेनेटरी फैक्ट वो बताएगा, प्रूव करेगा कि भाई बाकी में फैक्ट्री है, आग लग गई है, एक्सप्लेन करेगा तो एक्सप्लेनेटरी फैक्ट में। तो ओवरलैप कर रहे हैं ना फैक्ट को। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। ए और बी पड़ोसी हैं। ए बी के घर के पास रहता है, रात का समय है, बी का कुत्ता भौंक रहा है लगातार। ए को डिस्टरबेंस होती है बी के कुत्ते के भौंकने की वजह से। तो रात को 1 बज रहा होगा करीब। ए जाता है बी के घर और उसके दरवाजे को खटखटाता है, बेल भी बजाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर बी बालकनी से अंदर चला जाता है दीवार फांक करके। ए अंदर चला जाता है बी के घर के। उसके बाद वो देखता है कि जो बी की लाश पड़ी हुई है उस पर छुरा भोंका हुआ है, और अचानक से पुलिस आ जाती है वहां पर और ए को अरेस्ट कर लेती है। तो ए से पूछा जाएगा भाई आप क्या कर रहे थे वहां पर, क्या हो गया? तो वो एक्सप्लेन करेगा कि कुत्ता लगातार भौंक रहा था और आउट ऑफ द कंसर्न ही वेंट इनसाइड द हाउस। एंड तो यहां पर क्या है, जो डॉग कुत्ते का भौंकना है, इट इज अ एक्सप्लेनेटरी फैक्ट एज टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड देयर। हो सकता है एक्यूज्ड वहां पर हो, इस वजह से कुत्ता बार बार भौंक रहा है। तो ये रेलिवेंट हो जाता है यहां पर एक्सप्लेनेटरी फैक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स का। इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स क्या होते हैं? तो ये जो इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हैं वो क्वेश्चंस हैं जो जनरली काउंसिल पूछता है पार्टी से या विटनेस से जो कोर्ट में अपेयर होते हैं, टू टेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द टेस्टिमनी। ये जो टेस्टिमनी दे रहा है विटनेस वो कितनी क्रेडिबल है, या टू आइडेंटिफाई द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द विटनेस। जैसे ये क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? हु आर यू, आप कौन हैं? आप कहां पर रहते हैं? व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम ऑन दैट स्पॉट, आप उस समय वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर क्यों गए थे? तो ये इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हैं। ये जो काउंसिल पूछता है क्रेडिबिलिटी ऑफ द टेस्टिमनी को जानने के लिए, ट्रस्टवर्दीनेस को जानने के लिए। मान लीजिए एक पर्सन है ए, वो रात भर पढ़ाई कर रहा था या मूवी देख रहा था, रात का 1 बजे का समय होगा, अचानक से उसको वॉचमैन ने बुलाया या आपकी जो गाड़ी की लाइट है वो जल रही है। एक को कुछ डाउट हुआ, उसने कुछ प्रिकॉशन रखे और वो वहां पर गया देखने के लिए। तो उसने देखा कि गैराज पे एक मर्डर हो रखा था। पुलिस आई तो वो उससे पूछा जाएगा पुलिस से कि भाई
उस पर्सन से पूछा जाएगा, इसे पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे थे रात को 1 बजे गैराज के अंदर, तो वो बताएगा कि उसको वॉचमैन ने बुलाया था इसलिए वो वहां पर गया था। तो इंट्रोडक्टरी फैक्ट है ये। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, विल का एग्जांपल लेते हैं। ए ने एक विल लिखी जिसमें उसने अपनी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ लैंड, कुछ मकान, कुछ बैंक अकाउंट्स बी के नाम कर दिए। तो अब ए की तो डेथ हो गई है, तो ये प्रूव करना है क्या ये विल बाकी में ए की है, तो ये कैसे प्रूव होगा? तो जिस दिन ये विल बनाई गई है, जिस दिन ये विल एग्जीक्यूट हुई है, उस दिन ए के पास क्या ये प्रॉपर्टी, ये बैंक अकाउंट्स, ये लैंड, ये हाउसेस थे? अगर ये थे सारे के सारे, तो इससे ये इन्फ्रेंस निकलेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी ए की है, तो ये विल ए की है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी फैक्ट होगा। आई थिंक हमारे 5 एनालॉजीज कंप्लीट हो गई हैं सेक्शन 9 में जो थी। हमने सबसे पहले किया एनी फैक्ट विच एस्टैब्लिशेस द आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग और अ पर्सन। फिर हमने नेक्स्ट किया एनी फैक्ट विच शोज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस। फिर हमने नेक्स्ट किया एनी फैक्ट विच डिटरमाइंस द टाइम एंड प्लेस ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट और अ फैक्ट इन इशू। फिर हमने नेक्स्ट किया एनी फैक्ट विच सपोर्ट्स और रिबट्स द इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय द रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। फिर हमने नेक्स्ट किया एनीथिंग विच एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। तो सेक्शन 9 की 5 एनालॉजीज हमारी कंप्लीट हो गई है। लेकिन सेक्शन 9 सिर्फ इन 5 एनालॉजीज तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी आती हैं चीजें। उन सारी चीजों को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे और हमारा सेक्शन 9 जो है पूरी तरीके से फिर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।